Hello students, welcome to All About Civil. Unit 3 Stress and Strain. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था टाइप ऑफ लोड्स, टॉपिक कंप्लीट हो गया था. अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और पढ़ेंगे कि इसके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में हमें देखना है कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम अलग अलग सपोर्टिंग सिस्टम के लिए कैसे बना सकते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के समझेंगे, और उनके साइन कन्वेंशंस यानी कि किस डायरेक्शन में आपको किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है. जैसे आपको पता है, प्लस का मतलब ऐड करना है, किस चीज़ में जोड़ना है, और नेगेटिव का मतलब किस चीज़ में से माइनस करना है. तो उस तरीके से साइन कन्वेंशंस होते हैं कि क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, कौन सी फोर्स आपको ऐड करनी है, कौन सी फोर्स आपको हटानी है, कौन सा मोमेंट आपको ऐड करना है और कौन सा मोमेंट आपको हटाना है. तो इस टाइप से हम साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं. तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स. देख लेते हैं कि शियर फोर्स क्या है. तो सबसे पहले आपको फिगर दिख रही है, एक फिगर है, एक बॉक्स टाइप है. अगर ये दोनों एरो हमने बिल्कुल सेंटर में लगाए होते, डायरेक्शन यानी कि जो राइट वाला एरो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ, और जो लेफ़्ट वाला एरो इसको थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, तो दोनों एरोज बीच में आ गए. तो अगर इस टाइप से फोर्स लगती है तो इस फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जिस डायरेक्शन में हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और मटेरियल की विड्थ उस डायरेक्शन में कम हो जा रही है, डायमेंशन कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन. लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्रेशन नहीं है, यहाँ पर है अगर हम कोने कोने पर फोर्सेस लगाते हैं. अब फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, एक एरो राइट साइड में नीचे की तरफ है और दूसरा एरो है ऊपर की साइड दूसरे वाले कॉर्नर पर. तो अगर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऊपर की साइड जो कि ऊपर वाले पार्ट को राइट में ले जा रही है, और जो नीचे वाली फोर्स लगी है वो नीचे वाले पोर्शन को लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जा रही है. जब ये फोर्स लग जाएगी, अभी हमने सिर्फ बताया कि इस टाइप से हमने फोर्स को रखा, अभी हमने फोर्स अप्लाई नहीं करी है. ये जो दो एरोज़ हैं फर्स्ट डायग्राम में, इस टाइप से हम फोर्स लगाने वाले हैं. तो हमने यहाँ दो एरो रखे और इन पर फोर्स लगानी स्टार्ट की. तो अब कुछ ऐसा होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो नीचे वाला एरो है उससे जो पोर्शन है नीचे वाला वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जैसे आपको राइट में फिगर दिख रही है उस टाइप से फिगर बन जाएगी. तो जो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं जो कि परपेंडिकुलर लगती हैं किसी भी सरफेस के, और उसके अंदर स्ट्रेन आ जाता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेन हो जाता है. स्ट्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब यहाँ डायमेंशन चेंज हो गई है, ओरिजिनल डायमेंशन कुछ और हो गई है. तो जब भी ऐसा होता है कि दो फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी की शेप चेंज हो गई, तो इन टाइप की फोर्सेस को हम बोलते हैं शियर फोर्स. अब आई होप शियर फोर्स की जो इमेज है वो आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि किन टाइप की फोर्सेस को हम शियर फोर्स बोलते हैं. तो अ शियर फोर्स इज़ अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस. अब शियर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि परपेंडिकुलर लगती है किसी भी सरफेस के. परपेंडिकुलर लग रही है यानी कि 90 डिग्री पर लग रही है सरफेस के. बिल्कुल ठीक बात है. इन ऑपोजिशन टू एन ऑफसेट एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, अब ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर हैं पर दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं. ऑपोजिट कैसे हैं? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर हम ऊपर की फोर्स 10 न्यूटन की लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन की हम नीचे वाली फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन ऑपोजिट कैसे हैं? डायरेक्शन में, क्योंकि एक ऊपर वाली फोर्स राइट में लेके जा रही है और जो नीचे वाली फोर्स है वो लेफ़्ट में लेकर जा रही है. तो ये चेंज है इन दोनों में, इसलिए ये दोनों फोर्सेस
ऑपोजिट फोर्सेस हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ शीयर स्ट्रेन। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट है शीयर स्ट्रेन। अब शीयर स्ट्रेन क्या है? देखो, पहले शेप कैसी थी और फोर्स लगने के बाद शेप चेंज हो गई है, तो ये शीयर स्ट्रेन है। इन सिंपल टर्म्स, वन पार्ट ऑफ द सरफेस इज पुश्ड इन वन डायरेक्शन while another part of the surface is pushed in the opposite direction। अब इसमें क्या हुआ है? एक तरफ जो फोर्स लग रही है वो एक डायरेक्शन में लेके जा रही है मटेरियल को, और जो दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसने मटेरियल को दूसरे डायरेक्शन में ले गई। तो जब भी ऐसी फोर्सेस लगती हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में मटेरियल को ले जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं शीयर फोर्स। दिस इज़ डिफरेंट टू कंप्रेशन। अब ये वाली फोर्सेस कंप्रेशन से अलग होती हैं। विच अकर्स व्हेन द टू अपोजिंग फोर्सेस आर पुशिंग इनटू ईच अदर एट द सेम पॉइंट। ये कब होती है? जब ओपोजिट फोर्सेस लगती हैं जो कि सेम पॉइंट पर लग रही हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं। कंप्रेशन क्या है? सेम पॉइंट पर लगती हैं अलग अलग डायरेक्शन में मिडल में, जिससे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, यानी कि बॉडी कंप्रेस हो जाती है। और इन फोर्सेस में क्या है? ये अलग अलग सरफेसेस पर लग रही हैं, जिससे सरफेस के अंदर शीयर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ, व्हेन अ स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सपीरियंसेस फेलियर बाय शीयर। तो जब भी कोई मेंबर शीयर से फेल होता है, टू पार्ट्स ऑफ इट आर पुश्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज कट बाय अ सीजर। अब शीयर फोर्स का एग्जाम्पल देखो, जब भी शीयर फोर्स लगती है किसी भी मेंबर पर तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जैसे हम कोई पीस सीजर से कोई पेपर का पीस काटते हैं तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। एक पेपर लेना, उसको सीजर से काट के देखना, तब आप देखना वो दोनों पीसेस अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल है शीयर फोर्स का। लार्ज और हाई राइज बिल्डिंग्स मस्ट बी डिजाइंड विद shear walls टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू shear forces। अब जो कि लार्ज बिल्डिंग्स है या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स, यानी कि बड़े बड़े फ्लैट्स हैं या फिर कोई टावर्स हैं जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो उन बिल्डिंग्स में हमें shear वॉल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉल्स नहीं बनाएंगे तो shear फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और shear फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारा फेल हो सकता है। तो shear फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम shear वॉल्स बनाते हैं, विच माइट अदरवाइज पुश ओवर पैरेलल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग इन व्हाट इज़ नोन एज रैकिंग। अब इसको हम रैकिंग बोलते हैं, जो कि किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के पैरेलल हो सकती है और उसको पुश कर देगी। मीन्स है, इस बात का मतलब है कि अगर हम shear फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए shear वॉल नहीं बनाएंगे तो रैकिंग हो सकती है। रैकिंग, अगर shear फोर्स को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो रैकिंग हो जाती है। तो एक बार आप डायग्राम देख लो ये, और इसको दिमाग में एकदम फिट कर लो, जिससे कि shear फोर्स कभी भूलो नहीं। डायग्राम क्लियर? अब आप ये रीड करो एक बार। तो shear फोर्स यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग मोमेंट। shear फोर्स एकदम क्लियर है, अभी बेंडिंग मोमेंट के बारे में समझो। तो सबसे पहले पहला डायग्राम देखो, आपको सिंपल एक कोई भी बार दिख रही है, आप चाहे इसे बार मान लो
चाहे कोई रस्सी मान लो, कुछ भी ऐसा एक मटेरियल है। मान लो कि कोई स्टील की एक बार है, एक सरिया लगा दिया हमने दो सपोर्ट के बीच में, जो कि फिक्स सपोर्ट है। ये जो ऐसे लाइन बना के हम लाइन बना देते हैं, इस सपोर्ट को बोलते हैं हम फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम है जिसमें कि एक बार है हमारे पास। अब ये बार, इस पर हमने लोड लगाया। अब लोड किसी भी फॉर्म में हम लगा सकते हैं, चाहे वो पॉइंट लोड हो। सारे लोड्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। कितने टाइप के लोड्स होते हैं? 3 टाइप के लोड्स होते हैं। पॉइंट लोड होता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है और किसी एक पॉइंट पर लगता है। उसके बाद आता है यूडीएल, जो कि पूरी लेंथ पर सेम लगता है। और फिर आता है यूवीएल, जो कि वेरी हो जाता है, यानी कि अगर हम एक एंड पर देखें तो कुछ और फोर्स है, दूसरे एंड पर कुछ और फोर्स है, बीच में कुछ और फोर्स है। तो इस टाइप के लोड को बोलते हैं यूवीएल। तो अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, सपोज हमने यूडीएल ही लगा दिया, हमने क्या किया, कुछ वेट इस पूरी रॉड के ऊपर सेम रख दिया और हमने एरो से उसको शो किया है कि हमने लोड लगा दिया। तो जब हम लोड लगा देते हैं तो जो स्टील का बार था, अब उसकी शेप चेंज होके ऐसे हो जाती है। सबसे सीधा एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए उनको धूप में डालते हैं तो हम रस्सी बांधे रखते हैं। तो वो रस्सी अगर हम उस पर कपड़े नहीं डाल रखे हैं तो वो स्ट्रेट रहती है। अगर लूज़ नहीं करनी है, एकदम टाइट बांधी तो एकदम स्ट्रेट दिखती है। लेकिन जैसे ही आप उस पर कपड़े डाल देते हो तो कपड़ों का वेट आ जाता है, तो कपड़ों की वेट की वजह से वो कर्व शेप में आ जाती है। कर्व शेप कैसे? जैसे ये सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है, एरोस के नीचे जैसे शेप हो गई है ना कर्व शेप, इस टाइप से शेप हो जाती है उस रस्सी की। अब ये क्यों होती है? बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो बेंडिंग मोमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखना, जब हम कपड़े डालते हैं रस्सी पर तो जो रस्सी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो वो है बेंडिंग मोमेंट का एग्जांपल। अभी पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट के बारे में। अ बेंडिंग मोमेंट is a measure of the bending effect that can occur when an external force is applied to a structural element. बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट एक बेंडिंग इफेक्ट है जो कि हो जाता है जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, चाहे फोर्स लगाएं चाहे मोमेंट लगाएं। मोमेंट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ आप इतना देखो कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी एलिमेंट पर तो उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है। बेंडिंग मतलब झुक जाना या मुड़ जाना, तो वो बेंड हो जाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इस चीज़ को बताता है कि लोड लगने पर मटेरियल बेंड हो जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब जब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट, एज इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट वेयर एंड हाउ मच बेंडिंग में अकर व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड। क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, किसी भी स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करते हैं। तो जब डिज़ाइन करेंगे तो हमें देखना होगा, अब हर एक मेंबर को हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली। अगर हमें बीम डिज़ाइन करना है या स्लैब डिज़ाइन करना है तो उसमें हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर कितना लोड लगा है, उस लोड की वजह से कितनी बेंडिंग हो रही है। बेंडिंग मीन्स यही झुकाव। अगर बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया तो जितना कंक्रीट होता है वो टेंशन नहीं झेल पाता। ये पता है ना, कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पाता, कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है। तो अगर कंक्रीट को हमने बेंडिंग करा दिया और अगर कंक्रीट ने बेंडिंग कर लिया तो जितने नीचे लोग रूम में घूम रहे होंगे, घर में होंगे, वो सब बेंड हो जाएंगे। इसलिए हम हर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए देखते हैं कि वहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, किस पॉइंट पर और किस रेट से वो चेंज हो रहा है, कि कहाँ पर आ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड है, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट इज द बीम। देखो आ गई बीम की कहानी ना। कोई भी बीम में हम चेक करते हैं कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, क्योंकि बीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच में बेंड
व्हेन लोडेड एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। अब बीम पर कहीं भी लोड लगता है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो कॉर्नर्स हो, और चाहे वो कॉर्नर और सेंटर के बीच में हो, तो जब भी लोडिंग लगती है तो वहाँ पर उससे बेंडिंग हो जाती है। अब बेंडिंग हो जाएगी तो हमें देखना है कि किस मटेरियल को कितना बेंड होने देना है और कहाँ तक उसकी लिमिट हमें डिसाइड करनी है। डिज़ाइनिंग में हम यही चीज़ें देखते हैं कि किस मेंबर को कितना बेंडिंग अलाउ कराना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फेलियर कैन अक्कर ड्यू टू बेंडिंग when the tensile stress exerted by a force is equivalent to or greater than the ultimate tensile strength of the element। अब फेलियर हो सकता है अगर हम देखते हैं कि जितने भी बेंडिंग मोमेंट आए हैं वो टेंसाइल हैं, यानी कि ऐसे बेंडिंग मोमेंट आ रहे हैं जिससे खिंचाव पैदा हो रहा है स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर में खिंचाव पैदा हुआ तो वो खिंचाव हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम वाली क्षमता, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की उसके बाहर मटेरियल फेल हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो जितने भी स्ट्रेसेस आए वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम रहने चाहिए, तब तो स्ट्रक्चर ओके, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेसेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गए तो ये स्ट्रक्चर के लिए दिक्कत कर सकते हैं। हाउएवर, ऑल्दो द मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट, अ बीम में फेल ड्यू टू shear फोर्स बिफोर फेलियर इन बेंडिंग। लेकिन मैकेनिज्म कुछ अलग है। मैकेनिज्म में क्या होता है, बीम shear फोर्स की वजह से पहले फेल कर जाती है बेंडिंग से पहले। सपोज कुछ लिमिट है shear फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। अगर बेंडिंग मोमेंट में भी फेल करने वाली वैल्यू आ गई है, अल्टीमेट से ज़्यादा स्ट्रेसेस लग रहे हैं, और ऐसे shear फोर्स में भी, तो बीम पहले shear फोर्स की वजह से फेल हो जाएगा, बेंडिंग की वजह से बाद में होगा। अब पहले बात का क्या, बीम फेल तो हो गया तो फेल ही हो गया, अब स्ट्रक्चर हमारा ख़राब हो गया उसकी वजह से, तो बेंडिंग की वजह से स्ट्रक्चर फेल भी हो जाते हैं। इफ़ अ बीम इज़ नॉट वेल रेस्ट्रेन्ड, अ बेंडिंग फोर्स में कॉज इट टू रोटेट अबाउट अ पिवट पॉइंट। देखो, अगर हम बीम को वेल रिस्ट्रेंड नहीं बनाएंगे, रिस्ट्रेंड का मतलब कि उसके अंदर चेंज ना आए, कुछ भी कर लो बीम के अंदर चेंज नहीं आएगा, हम ऐसा जब तक बीम को नहीं बना देंगे तो बेंडिंग फोर्स अगर उस पर आई तो बीम को रोटेट करा सकती है। और आप समझ सकते हो कि अगर बीम रोटेट कर गया तो क्या होगा, सब घर में जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर बीम रोटेट करने लग गया तो सब रोटेट हो जाएंगे जितने घर में हैं, यानी कि स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और हमारी लाइफ के लिए भी खतरा हो जाएगा उस चीज़ से। तो बीम को हम ऐसा बनाते हैं कि उसमें चेंज ना आए। टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं फोर्स का और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस ऑफ फोर्स से, यानी कि जितनी फोर्स लग रही है उससे जितने डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना है। सपोज़ ए और बी पॉइंट ले लो, तो ए पॉइंट पर लोड लग रहा है और हमें बी पॉइंट पर फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो हम ए पर जितनी फोर्स लग रही है वो वैल्यू देख लेंगे, जितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, न्यूटन है या किलो न्यूटन है, वो फोर्स देख लेंगे और इस फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस कौन सी, जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है वहाँ से लेके जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उसके बीच की डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो ये डायग्राम देखो एक बार बेंडिंग मोमेंट का। और इसके बाद ये सब रीड कर लो।
इस लेक्चर में हमने शियर फोर्स के बारे में पूरा वो डायग्राम जो शियर फोर्स का बताया था उस डायग्राम को याद रखना, तो शियर फोर्स में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी और किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो जब हम ये डायग्राम वहाँ पर विजुअलाइज करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, यहाँ हमने देख लिया कि बेंडिंग मोमेंट जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ऐसे ही शियर फोर्स, ये भी हमने बात कर ली। अब हम इन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को यूज़ करके शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं SFD शियर फोर्स डायग्राम, और बनाते हैं BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि शियर फोर्स किस पॉइंट पर कितनी होंगी एक मेंबर के लिए, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलेंगे SFD शियर फोर्स डायग्राम। और जब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये SFD BMD, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, SFD एंड BMD। तो इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ना नहीं, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर SFD BMD नहीं समझा तो SFD BMD पूरी ज़िंदगी अटका के रखेंगे। तो शियर फोर्स हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन जैसे मैंने बताया कि हम कौन सी वैल्यू को प्लस लेते हैं और कौन सी वैल्यू को माइनस लेते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाना सीखेंगे। थैंक यू।